नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑटो हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लेके आया हूँ, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी, नाना नानी होते हैं, उनसे हमें बहुत सारी बातें पता चलती रहती हैं। लाइफ में क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है, क्या लेना है, क्या देना है। और जब तक वो हमारे पास रहते हैं हमें अक्सर उनकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। बट जब वो हमारे साथ नहीं रहते तो हमें रियलाइज़ होता है कि उनके रहने से हमें क्या क्या बातें पता लग रही थी और अब हमारे पास बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है। और तब हम मिस करते हैं कि अब वो जानकारी, वो नॉलेज कहाँ से लेके आएँ। कुछ इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में होता है, जहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज है उसको किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहे, या अगर किसी भी कारण से वो ऑर्गेनाइजेशन से कोई आदमी छोड़ के जा रहा है तो क्या सिस्टम होना चाहिए कंपनी के अंदर जिससे कि वो नॉलेज वहीं पर ही रिटेन रहे अगर वो आदमी वहाँ पर भी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बेसिकली मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज का। देन एक PDC अप्रोच से पता करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या सोर्सेज हैं नॉलेज के, और एक एग्जांपल भी आपसे बात करेंगे कि जिससे कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉलेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंडस्ट्री चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। जब हम कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं उसमें दो मेन शब्द हैं, एक नॉलेज और स्किल। तो देखा जाए जो नॉलेज है वो बेसिकली एक सबसेट है कॉम्पिटेंस का, जो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। और ये नॉलेज क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये नॉलेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम ISO 9000 या IATF 16949 की बात करें तो जो क्लॉज नंबर 4.1 है वहाँ वो बात करता है चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं क्या उसके हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं। या क्लॉज नंबर 4.2 जो बात करता है नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टी। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं और जो रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी हैं, समय समय पे उनकी नीड एंड एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है। आज के टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात हो रही है, आज के टाइम में रिकॉल पॉलिसी की बात हो रही है, आज के टाइम में बहुत सारी नई बातें हो रही हैं। क्या उन सबको हम समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? देन आज के टाइम में हम तीसरी बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की। हम स्टैग्नेट नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ हमें रेगुलरली इम्प्रूव करना है। तो जो क्लॉज नंबर 10.3 है जो कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करता है कि क्या हम इंडस्ट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, IoT की बात करते हैं, और भी कुछ नई चीज़ें हैं उन सब के बारे में बात करते हैं, क्या उसके हिसाब से हम अपने आप को अडेप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। देन क्लॉज नंबर 9.3 जो मैनेजमेंट रिव्यू की बात करता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है क्या मैनेजमेंट को पता चल रहा है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या मैनेजमेंट उसके बेसिस पे कोई डिसीजन ले पा रहा है। एंड देन लास्टली क्लॉज नंबर 7.5 अबाउट डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं क्या उसके बारे में उनका कोई रिकॉर्डिंग करने का सिस्टम है, क्या उनकी कोई व्यवस्था है जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि जो भी चेंजेस हैं उनको हम देख सकें। अब अगली बात आती है PDCA, प्लान डू चेक एक्ट। अब हम इसके थ्रू देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज क्या है। तो जब सबसे पहली बात हम करते हैं तो वहाँ पर बात होती है विद रिस्पेक्ट टू कि किस तरीके से हम डिटरमिन करें कि हमें क्या नॉलेज नेसेसरी है। और ये नॉलेज किस बात की हो सकती है? मे बी किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की हो सकती है जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। देन ये नॉलेज हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, कि कस्टमर क्या चाहता है अपार्ट फ्रॉम द रूटीन प्रोडक्ट, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देन उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि उनको मीट करने के लिए क्या कोई टारगेट है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई KPI है, क्या कोई हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी है। उन सब की अंडरस्टैंडिंग, उन सब की नॉलेज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम ये कर लेते हैं, जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है नॉलेज को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हमें पता लगी पहले, अब उसको कैसे इंश्योर किया जाए कि बाई चांस अगर कोई एम्प्लॉई नौकरी छोड़ के जाता है या उसकी कहीं ट्रांसफ़र होती है तो वो नॉलेज का जो रिस्क है लॉस होने का, उसको हम किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो डाटा है वो सारा का सारा अवेलेबल रहे किसी भी फॉर्म में। मे बी वर्क इंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई गाइडलाइन हो सकती है, उसको हमें देखना है। देन पॉइंट नंबर 3 आता है, कैसे हम कंपेयर करें कि किस तरह से चेंजिंग जो नीड्स हैं और जो ट्रेंड में बदलाव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू जो आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड कैसे करें।
तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें रेगुलरली ये देखना है कि जो भी नए बदलाव आ रहे हैं क्या उसके हिसाब से हम अपने लोगों को ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। जब भी हम किसी नए एम्प्लॉई को सेलेक्ट करें, इंटरव्यू करें, तो हम देखें कि आज के टाइम के जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है क्या वो हैं, किस तरह से कौन से एरियाज़ हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट के, उसको आइडेंटिफाई करें और रेगुलरली मॉनिटर करें कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसके हिसाब से एनालाइज करें कि हमारे यहाँ पे क्या गैप एनालिसिस है। अब आता है PDCA का चौथा पार्ट, एक्शन। यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम जो भी एडिशनल नॉलेज है उसको हम एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये सब हो सकता है कि अगर हमारे रिलेशनशिप जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनके साथ अच्छा है तो हमें रेगुलरली अपडेट रहेगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। मे बी हम रेगुलरली इन हाउस या ओपन हाउस ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। अगर अपनी नॉलेज को हमें बचा के रखना है तो हम पेटेंट्स फाइल कर सकते हैं, या इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके साथ हम किस तरीके से नॉलेज शेयरिंग कर सकें और नॉलेज मेंटेन कर सकें। मे बी थ्रू न्यूज़लेटर, मे बी कोई मैगज़ीन हो सकती है, कोई मेंबरशिप हो सकती है, उन सब के द्वारा इन सब चीज़ों को हम टेक केयर कर सकते हैं जिससे कि हमें इस बारे में पता लगता रहे। अगर हम बात करें कि नॉलेज के क्या क्या सोर्सेज होते हैं तो जनरली दो सोर्सेज की हम बात करते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। जब हम इंटरनल सोर्स की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या तरीके हैं जिस तरीके से हम नॉलेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं उसे हम मेंटेन रखें। जब हम इंटरनल सोर्स की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट होता है मे बी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं। हमने कोई नई ड्राइंग बनाई है, कोई नई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाई है, उसको हम किस तरीके से इंश्योर करें, या हमने कोई नया डेवलपमेंट किया है कि वो नॉलेज अभी तक हमारे पास रहे। देन दूसरी बात है कि जो भी हमने नॉलेज गेन की विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस उसको हम किस तरह से रिटेन करें। से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के अंदर कोई एक SPM बनता है, स्पेशल पर्पस मशीन बनती है, तो वो कैसे बनेगी, वो बेसिकली वहाँ का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर उस मशीन को डिज़ाइन किया जाएगा जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को इंश्योर करना कि अगर किसी एम्प्लॉई के बारे में के पास इतनी अच्छी जानकारी है कि वो SPM बना सकता है, बाय एनी चांस अगर वो छोड़ के जाता है तो उसका जो एक्सपीरियंस है उसकी नॉलेज को हम किस तरीके से रिटेन कर सकते हैं। या जब हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट की या कस्टमर कंप्लेंट्स की, तो जो भी हमारे फेलियर्स होते हैं या जो भी हमारे सक्सेस होते हैं, जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा गया, वहाँ पर क्या लेसन लर्नड है, उन सब को भी रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें पता रहे कि वो क्या चीज़ें हैं जिनको हमें आगे भी फ्यूचर में ध्यान रखना है। और इस तरह से और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल सोर्सेज। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। जब हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कंपनी के बाहर क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को भेज सकते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में, कोई ट्रेड फेयर में, कोई नेटवर्किंग सेमिनार है या कोई और भी इस तरह का इवेंट है, वहाँ पर भेज सकते हैं। इसके अलावा जो भी कस्टमर से मीटिंग होती है, सप्लायर से मीटिंग होती है, वहाँ पर इस बात को हम जानकारी ले सकते हैं। हम बेंचमार्क कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू और कॉम्पिटिटर्स, या कोई ISO के लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ से हमें जानकारी मिल सकती है। मे बी कोई रिसर्च पेपर, कोई वेबिनार्स हैं, वो सब हमें इस बात की जानकारी दे सकता है जिससे कि इस जानकारी को हम इंश्योर कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या मेन चीज़ें रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो एज्यूम करते हैं कि एक कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव Tier 1 है और मे बी वो मान के चलते हैं कि वो डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबल है और वहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस है। तो वहाँ पर पहला स्टेप है कि क्या नॉलेज चाहिए, तो मे बी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी चाहिए। देन उस नॉलेज को मेंटेन किस तरह से किया जाता है, वहाँ पे मे बी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर है, वर्क इंस्ट्रक्शंस है, ट्रेनिंग मटेरियल है, स्किल मैट्रिक्स है, ये सब तरीका है। इसको हम किस तरीके से अवेलेबल कराते हैं लोगों को जिससे कि उसको नॉलेज को यूज़ कर सकें। सो मे बी कोई हार्ड कॉपी हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, मे बी इंटरनेट में उसे हम डाल सकते हैं। देन कैसे पता लगेगा कि क्या ट्रेंड्स में चेंज आ रहा है। सो मे बी हम अपने आसपास देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी में, जैसे आजकल IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत सारा काम हो रहा है, ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट की बहुत सारी बातें हो रही हैं, EOS की नई पॉलिसी आ रही है, कोई नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का आ रहा है, उन सबको हम जान सकते हैं कि ये मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड आ रहे हैं। देन अब अगला बात आती है कि उसको हम एक्वायर कैसे कर सकते हैं। तो मे बी उसके लिए हमें कोई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो नए सॉफ्टवेयर हैं उसको हमें जानकारी देनी पड़ेगी। और उसको लास्ट क्वेश्चन आता है उसको हम अपडेट कैसे करें।
तो जब हम अपडेट करने की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम समझें, गवर्नमेंट की आने वाले टाइम में क्या पॉलिसी है उसको समझें और उसके बेसिस पे हम एक्शन ले सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं क्या इंडस्ट्री के चैलेंज हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है नॉलेज को रिटेन करना और इस बात को समझना कि ये नॉलेज है यही है जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, और अगर ये नॉलेज बैंक कंपनी से चला जाएगा तो उससे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। देन सेकेंडली, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज स्ट्रक्चर्ड वे में डिफ़ाइन है जहाँ पर नॉलेज को डिफ़ाइन किया जा सकता है, नॉलेज को दिया जा सकता है और इस बात को इंश्योर किया जा सकता है कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहे। एंड देन तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा कितनी बार होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो इस बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय है उसको रिटेन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू कि अगर हम बाहर से कोई एम्प्लॉय लेके आते हैं, क्योंकि अगेन जीरो से उसको फिर से सब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सबसे उसको जाना पड़ेगा। सो अगर मैं समरी करूँ, मैंने बात की कॉम्पिटेंसी क्या होती है, नॉलेज से उसका क्या लिंक है, क्या पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज का, देन पीडी से अप्रोच के द्वारा समझने की कोशिश की गई ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या सोर्सेज हैं, और एक एग्जांपल भी था जिससे हमने आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा ट्रेनिंग की, जहाँ मैं बात करने वाला हूँ क्या डिफरेंस होता है मेंटरिंग और कोचिंग प्रोसेस में। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और इन केस इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज़ और ब्लॉग यूज़फुल है तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।